गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की हमारी पर्यावरण की सेकंड वीडियो होगी। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ओजोन परत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। वैसे तो भूगोल है, अब क्या किया है दरअसल ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट यानी कि भूगोल और पर्यावरण को अलग अलग यूनिट बना दिया गया। वैसे भूगोल के अंतर्गत आया करता है टॉपिक, लेकिन जैसे स्टेट सिविल सर्विस में या यूपीएससी में ये अलग अलग डिफाइन किया गया। हर परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा ओजोन परत के बारे में या ओजोन अपक्षरण, ओजोन डिप्लेक्शन के बारे में कि ओजोन की कमी होती जा रही है। खैर शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले ये लेयर्स समझते हैं। कल की वीडियो में इसके बारे में डिफाइन किया गया था, एक बार और देख लीजिए। देखना, जो हमारी पृथ्वी होगी, पृथ्वी से ऊपर 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक 10,000 किलोमीटर एबव, ये क्या होगा, हमारा एटमॉस्फेयर होगा, वायुमंडल। फिर इसकी 5 लेयर्स होती हैं, 5 मंडल होते हैं छोटे। पहले मंडल को हम क्या कहते हैं, जो स्फीयर फर्स्ट होगा, क्षोभ मंडल। दूसरे को समताप मंडल, तीसरे को मध्य मंडल, नंबर 4 आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। ये नाम इंग्लिश में आते हैं इनके लिखे हुए। तो क्षोभ मंडल को हम क्या कहेंगे, ट्रोपोस्फीयर। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। नीचे से ऊपर की तरफ इनका सीरियल होगा और इसी में एक ओजोन मंडल भी होगा। कभी आप इसे ओजोन मंडल को ये लेयर नंबर 6 समझ ले, 6 नहीं, इन्हीं 5 में ही है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि ओजोन मंडल किस किस मंडल को मिलाकर बनता है। तो ये क्षोभ मंडल का कुछ भाग और समताप मंडल का कुछ भाग। वैसे ओजोन के कुछ अंश मध्य मंडल में यानी कि मेसोस्फीयर में पाए जाएंगे, लेकिन अगर हमें इन तीनों में से एक मंडल कोई आंसर लगाना पड़ता है कि किस स्फीयर में, हम समताप मंडल लगाएंगे, क्योंकि 90% डेंसिटी वो समताप मंडल में ही पाई जाती है। तो एटमॉस्फेयर क्या होगा, पृथ्वी तल से, जहां पर हम खड़े हुए हैं अभी, पृथ्वी तल से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक एटमॉस्फेयर, इसके ऊपर क्या शुरू हो जाएगा, फिर अंतरिक्ष हो जाएगा। तो यहाँ से क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, 17 या 18 किलोमीटर ऊंचाई तक, और फिर 18 से लगभग 57 या 58 तक आ जाएगा समताप मंडल। लेकिन हम इसकी जो डिस्टेंस है ना ऊंचाई के अकॉर्डिंग, ये दूसरी उसमें लिखी जाएंगी रीडिंग। खैर, तो ओजोन के बारे में समझते हैं। देखना, ओजोन का फॉर्मूला क्या होगा, O3 है ना। ओजोन को हम क्या कहेंगे, O3, यानी कि इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। ओजोन परत की खोज सबसे पहले किसने की थी, फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे, 1913 में खोजा गया था, फेवरिट चार्ल्स और हेनरी बोसोन। ये दोनों, इन दोनों को पुरस्कृत भी किया गया था। क्या नाम था, फेवरिट चार्ल्स और हेनरी बोसोन। इन्होंने खोज की थी ओजोन की। और ओजोन को क्या कहते हैं, पृथ्वी की छाता भी कहते हैं, ओजोन मंडल को या ओजोन लेयर को। 16 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है या फिर विश्व ओजोन दिवस। ओजोन गैस का जो रंग होगा वो ब्लूइश होगा, नीले रंग पर आधारित होगी, कुछ ऐसा जैसे हल्का नीला रंग होता है ना। तो रंगहीन नहीं होती, रंगीन होती है, कि कलरफुल होगा। कैसा रंग होगा, नीला रंग। और इसकी जो इकाई है कि हम किस में नापते हैं ओजोन को, डोबसन में है ना, DOBSON, डोबसन में इसको नापते हैं। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक हुए हैं, ब्रिटिश वैज्ञानिक के नाम पर ही इकाई का नाम डोबसन पड़ा है। जैसे गॉर्डन मिलर ब्रूस, ये डोबसन नाम था, पूरा नाम क्या था, ये गॉर्डन मिलर डोबसन। तो डोबसन हमने ये इकाई ली है, ब्रिटिश वैज्ञानिक के नाम पर इसकी इकाई का नाम डोबसन पड़ा है, यानी कि हम ओजोन परत को डोबसन से नापते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मापदंड से अनुसार कितनी होनी चाहिए ओजोन, ये 300 dB होनी चाहिए, यह डोबसन। ओके, 100 डोबसन बराबर 1 मिलीलीटर है ना, 1 मिलीमीटर, सॉरी, 100 डोबसन बराबर 1 मिलीमीटर के। तो अगर ये अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के अनुसार ये 100 हैं, तो कितनी होनी चाहिए, 300 डोबसन होनी चाहिए, 300 डोबसन। और 1 डोबसन किसके बराबर, या 100 डोबसन 1 मिलीमीटर के, तो कितनी मिलीमीटर हुई है, 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर के बराबर होनी चाहिए अगर मिलीमीटर में नापते हैं, है ना। और इसका निर्माण कैसे होता है, देखना, निर्माण होगा O3 का, यानी कि ओजोन का। जो ऑक्सीजन से ओजोन बनती है, ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं, 2 होते हैं, है ना। तो 2 में जो वो अलग अलग होते हैं, इस पर जो सूर्य का विकिरण है, पराबैंगनी किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें, वो एक से क्रिया करके, और ये एक ओजोन, ये ओजोन के जो 2 अणु हैं, ये अलग अलग जब विखंडित होंगे, तो इसमें एक अणु ऑक्सीजन के पूरे 2 अणु से क्रिया करके एक नई संरचना बनाता है, जिनको हम O3 कहेंगे। देखना, पराबैंगनी किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें, अल्ट्रावायलेट की तीव्रता अत्यधिक होती है, जो उसकी तीव्रता होगी इंटेंसिटी। तो ऑक्सीजन पर ये प्रवाहित होकर, ऑक्सीजन के 2 अणु होंगे और इसके ओजोन के 3 होते हैं, तो ये 3 कैसे बने, ऑक्सीजन 2 अणुओं में विखंडित होगा,
है ना, 2 मॉलिक्यूल्स में। तो इसका एक मॉलिक्यूल्स नए ऑक्सीजन से क्रिया करके 3 अणु बनाएगा, एक ये और 2 ये, तो कितने बन जाएंगे O3, यानी कि ये ओजोन का निर्माण हो जाएगा। ओजोन का निर्माण कहाँ से हुआ? ऑक्सीजन से हुआ। क्यों हुआ? पैरामैग्नेटिक किरणों के प्रतिक्रिया करने पर। इससे क्या होगा? ओजोन जो होगी अपनी एक लेयर बना लेगी, या कहिए एटमॉस्फेयर में उपस्थित होगी। देखना क्वेश्चन आता है कि ओजोन लेयर की छिद्र कहाँ पर हुआ है, मोटाई कितनी होती है या क्या, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं हम। ओजोन लेयर कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल का अधिक भाग, 90% भाग तो समताप मंडल का ही होगा, और क्षोभ मंडल का केवल 10% भाग होगा। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ओजोन मंडल बनाते हैं। तो ओजोन मंडल का निर्माण कैसे हुआ देखना। हिमांशु देखिए आप, ये जैसे हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ऊपर ये क्या हुआ? ये क्षोभ मंडल, और ये समताप मंडल की अगर बात करते हैं तो इनका कुछ मंडल मिलाकर, यानी कि इतना भाग मिलाकर एक ये नया मंडल बना है ना। और इसकी जो थिकनेस होती है, मोटाई, वो 3 मिलीमीटर होती है। 3 मिलीमीटर तो बहुत छोटी क्वांटिटी होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं, कोई हमारे पास एक बुक है, जैसे अगर बात करें, ये हमारे पास बुकलेट है कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है अलग चीज़ है, इसकी थिकनेस मोटाई कितनी है, तो मोटाई तो इसके मिलीमीटर से भी कम में निकलती है, ये इसकी मोटाई होगी। तो ऐसे ही जो लेयर होती है, लेयर की मोटाई 3 मिलीमीटर या कहिए 300 dB होती है ना, डोप्सन। क्या 300 डोप्सन की हमारी पृथ्वी के ऊपर कोई परतनुमा या कोई पॉलीमर बना है ऐसा कोई, कि जैसे पन्नी टाइप में हमने कोई लपेट दी इसके ऊपर? ऐसा नहीं है। इसका यह मतलब है कि जो तीनों मंडल में स्थापित है, सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर? समताप मंडल में। समताप मंडल में जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके पूरे समताप मंडल में जो कण रहेंगे, अगर हम सबको मिला देते हैं, ऐसे सबको हमने कंप्रेस कर दिया है, तो मिलकर जो पन्नी नुमाई की स्थिति बनेगी काल्पनिक, उसको हम 3 mm बोल रहे हैं। आए ना समझ में? mm में कैसे करते हैं? जब इसकी ऊंचाई किलोमीटर में है, यहाँ से लगभग 57 या 60 किलोमीटर तक यह आ जाएगा समताप मंडल, और 17 या 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल। और बात कर रहे हैं यहाँ पर मिलीमीटर की, तो मिलीमीटर तो एक बहुत छोटी क्वांटिटी है ना, बहुत छोटी एक इकाई हो जाएगी। तो अगर हम इन मंडलों के, इन स्पेयर्स के सभी हम अणुओं को मिला दें, ऐसे मिलाएं, तो ये कितनी निकलेगी? 3 mm। ये काल्पनिक है, काल्पनिक फिक्टिशियस एक परत है उसके ऊपर चढ़ी हुई, वो नहीं कि वहाँ जाकर देखिए कोई परत होगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे अभी कोरोना काल हुआ था, है ना, एक बहुत बड़ी एक दुर्घटना त्रासदी थी। ये बता दें कि पूरे विश्व के अगर कोरोना वायरस को मिला दिया जाए, उसका वजन 1 तोला से भी कम निकलता है। 1 तोला बराबर 10 ग्राम होता है ना। तो पूरे विश्व के, अगर पूरे हम पृथ्वी के कोरोना वायरस को मिलाते हैं, वजन कितना आएगा? 10 ग्राम से भी कम निकलता है, 1 तोला से भी। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पर 10 ग्राम कहीं एक जगह कोरोना बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे ही पूरे वायुमंडल, वायुमंडल का मतलब इन 3 में जो सबसे अधिक भाग तो समताप मंडल का है। समताप मंडल की अगर मोटाई देखें, ये तो 17 से 50 तक या 60 तक है या 57 तक है, ये कहिए लगभग ये 40 किलोमीटर या 42 किलोमीटर मोटी लेयर होती है। समताप मंडल के अगर हम उस वायुमंडल को हम मिलाएं आपस में, तो वहाँ से जो मोटाई आएगी ना, कण मिल जाएंगे आपस में वो, तो उन कणों की जो मोटाई होगी वो 3 mm या कहिए 300 dB होगी या डोप्सन होगी। आए ना समझ आपकी? तो इस तरीके से निकालते हैं। खैर, तो एक तो ये ओजोन परत का या ओजोन गैस का निर्माण कैसे होता है, इसमें तो निर्माण की भूमिका यानी कि पैराबैंगनी किरणों की अहम भूमिका रहती है। और ये पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है अपने अंदर, चूंकि पैराबैंगनी अल्ट्रावायलेट जो यूवी किरणें होंगी, ये अगर हमारी त्वचा पर डायरेक्ट पड़ती हैं तो त्वचा पर एक कैंसर होता है, जिसको स्किन कैंसर या त्वचा कैंसर कहा जाएगा। चूंकि यूवी किरणें हमारी बॉडी पर डायरेक्ट पड़ने पर क्या होगा, उसमें जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वो सेल्स को डेड करेगी। सेल्स के भी फिर पार्ट्स होते हैं, है ना, जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वाल होती है, साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर फिर ये कोशिका द्रव्य होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, रक्तिका होगी। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को नुकसान पहुंचाती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या ऊर्जा घर होता है उसको डेड कर देगी, एक कोशिका डेड हो जाएगी, फिर पूरा टिश्यू उत्तक डेड हो जाएगा। और जब हमें वो दिखाई देगा, जब महसूस करेंगे, तब तक वो कैंसर बन चुका होता है। कैंसर का मतलब ही लाइलाज रोग होता है ना। अपनी प्रिय अवस्था में कैंसर नहीं दिखाई देता है, फिर इसकी स्टेज होती हैं, कुछ इसके स्तर होते हैं। तो त्वचा कैंसर के लिए उत्तरदायी होती है। खैर, तो आपको ये समझ आया होगा कि हमारे वायुमंडल की कुछ लेयर्स होती हैं, एक के ऊपर एक, इंग्लिश में नाम टोपोस्फीयर, स्ट्रेटो, मेसोस्फीयर, आयनो और एक्सोस्फीयर, उसके ऊपर फिर स्पेस होता है, यानी कि अंतरिक्ष हो जाएगा। और इसमें नीचे से ऊपर की तरफ क्रम होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम लिखे हुए हैं। खैर, इसकी खोज किसने की थी? फेब्री और हेनरी ने की थी, फ्रांस के वैज्ञानिक थे।
और इसकी इकाई जो होती है डोब्सन, ये बहुत आता है क्वेश्चन, डोब्सन। और अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के अनुसार कितना होता है? 3 mm, 3 मिलीमीटर या कहिए 300 डोब्सन इसकी मोटाई होनी चाहिए, यानी कि जो डेंसिटी है, सघनता। एक ओडीएस पूछा गया कि ओडीएस की फुल फॉर्म है ना, ये लोक सेवा आयोग में आया क्वेश्चन। ओडीएस, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, ऐसे तत्व या ऐसे कारक जो ओजोन लेयर को हानि पहुंचाते हैं, जैसे गैसेज होती है, सीएफसी गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो रेफ्रिजरेटर से या एयर कंडीशन से उत्सर्जित होती है ना, मेफ्रॉन भी उसका नाम होता है, वो सबसे अधिक हानि पहुंचाती है। फिर उसमें कई सम्मेलन हुए, वो भी चर्चा करते हैं। ये ओडीएस की फुल फॉर्म ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेज, इसमें कौन कौन से आते हैं? और एक इसकी इकाई क्या होती है? डोब्सन होती है। किसके नाम पर? वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया। और ये क्या होता है? एक वायुमंडल जो हम पढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर। अब आप इधर आइए, एक आएगा इसमें ये गुड ओजोन, बैड ओजोन। गुड ओजोन क्या होता है? समताप मंडल में जो ओजोन की लेयर होगी या ओजोन की जो सघनता पाई जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे? गुड ओजोन। और बैड ओजोन क्या होगा? जो क्षोभ मंडल में होती है, यानी कि ट्रोपोस्फीयर में, क्षोभ मंडल में जो सघनता, क्षोभ मंडल की ऊंचाई 0 लेवल से, जहां पर हम खड़े हुए हैं, इससे 17 किलोमीटर या 18 किलोमीटर ऊंचाई तक, और ये 6 से स्टार्ट होती है, यानी कि यहां से हम 6 किलोमीटर ऊपर जाएंगे। अब उसमें कुछ अंश आएंगे ओजोन के। तो ओजोन 6 से 17 किलोमीटर की जो ऊंचाई तक क्षोभ मंडल में पाई जाती है, इसको हम कहेंगे बैड ओजोन। ये क्या है? बैड ओजोन। बैड ओजोन इसलिए चूंकि ये कोहरा और कुहासे के लिए उत्तरदायी है। हमारी पृथ्वी पर जैसे कोहरा कुहासा आता है तो उसके लिए उत्तरदायी होगी। और इसका 10% भाग, क्षोभ मंडल में कितना? 10% भाग। हम ओजोन के 10% भाग को बैड ओजोन, ये बैड इंप्रेशन है ना। और जो दूसरा समताप मंडल में होती है, समताप मंडल में जो ओजोन गैस की लेयर होगी या सघनता होगी, ये सूर्य से आने वाली यूवी किरणों को, यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों या पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। इसको हम क्या कहते हैं? गुड ओजोन। तो गुड ओजोन और बैड ओजोन का कंसेप्ट ये कितना है? यानी कि जहां पर क्षोभ मंडल की सीमा रेखा होगी उससे 50 किलोमीटर ऊंचाई तक समताप मंडल में, इसे हम क्या कहेंगे? ये 50 किलोमीटर ऊंचाई तक होगी, 90% भाग होगा गुड ओजोन। आया ना समझ? बैड ओजोन, गुड ओजोन क्या होता है। एक इसमें ओजोन प्रभामंडल पूछा गया, लोक सेवा आयोग का क्वेश्चन है। ओजोन प्रभामंडल क्या होता है, कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाएगा पामीर का पठार, जैसे तिब्बत में तो पठार के ऊपर है। क्यों है देखना। ओजोन, एक मिनट, ये वायर, ओजोन प्रभामंडल क्या होता है ना, जो ओरा बनता है ओजोन का। अगर मध्य मंडल में भी, मध्य मंडल में जो ओजोन की सघनता रहेगी, यानी कि यहाँ पर ओजोन उपस्थित है, मौजूद है, इसके एक तो आउटर स्पेयर पर और एक इनर, यानी कि मध्य मंडल के मध्य में, वहाँ पर अत्यधिक सघनता पाई जाती है। और इसमें पाई जाने वाली ओजोन को ओजोन प्रभामंडल कहेंगे। ये किस देश के ऊपर मध्य मंडल में ओजोन पाई जाती है? ये तिब्बत में, जहाँ पर तिब्बत का पठार है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? ओजोन प्रभामंडल। ज़्यादा डेंसिटी है वहाँ पर, है ना। क्वेश्चन आता है ओजोन छिद्र क्या होता है? ओजोन होल, है ना। देखना ओजोन छिद्र का आप ये मीनिंग मत लगा लेना कि कहीं पर कोई दीवार है और उसमें कोई होल इस तरीके से हुआ है, होल से मतलब नहीं है। जहां पर जिस क्षेत्र में सघनता 220 डोब्सन से कम हो जाती है उसको ओजोन छिद्र बोलते हैं, ओजोन होल कहेंगे। एक बार फिर देखिएगा, ओजोन छिद्र क्या होता है? वो नहीं कि हम किसी कील से कोई छेद कर देंगे उसमें छिद्र या रंध्र हो जाएगा, ओस्टिमा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जहां पर ओजोन की सघनता, डेंसिटी ऑफ ओजोन, ओजोन की सघनता 320 डोब्सन से कम हो जाती है, वो क्या कहलाएगी स्थिति? ओजोन छिद्र कहलाएगी। तो ये कहां पर होता है? ओजोन छिद्र 220 डोब्सन से कम की स्थिति। और ये अंटार्कटिका जो दक्षिणी ध्रुव पर है, दक्षिणी पोल पर 220 और उससे भी कम है। तो सबसे बड़ा जो होल हुआ है ये अंटार्कटिका पर हुआ है। वहाँ पर क्यों हुआ है? क्योंकि नेचुरली अगर देखा जाए ऑक्सीजन से इसका निर्माण होता है वहाँ पर, चूँकि जो पैराबैंगनी किरण है उसने ज़्यादा वो कर दिया, हानि पहुँचाई वहाँ पर। ओके, अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के अनुसार क्या होना चाहिए? 3 मिलीमीटर या फिर 300 डोब्सन होने चाहिए। तो इसमें अगर कोई और आपको क्वेश्चन पूछना तो बताइए आप बताइए वरुण जी, कोई क्वेश्चन है आपका? अच्छा, क्लियर हो रहा है सब कुछ? फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो विशाल जी आपका कोई क्वेश्चन है ना? नाम ये किसने दिया था, कब दिवस मनाते हैं, है ना? ओजोन छिद्र क्या होता है, ओजोन लेयर क्या, जिसको हम ओजोन परत बोलते हैं, क्या सचमुच में कोई ये पन्नीनुमा कोई स्ट्रक्चर है? पॉलीमर अगर हमने लपेट दिया जैसे लेमिनेशन करते हो, ऐसी बात नहीं है ना। वो हम उसके किसे कहेंगे? उसकी डेंसिटी कितनी, सघनता कितनी है, यानी कि कितने क्षेत्र में कितने अणु होते हैं। इसमें हम इसके बाद में करते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी हुए हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो इसको हानि पहुँचाते हैं, है ना। ये क्यों छिद्र हुआ है वहाँ पर, उसके बारे में चर्चा करते
करते हैं, कुछ सम्मेलन हुए हैं और इसके बाद में हम क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। तो आप ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहें तो। तो इसमें है ओजोन मंडल को हानि पहुंचाने वाले कारक कौन कौन से होंगे, ये देख लेते हैं एक बार। देखना, जो ओजोन परत को हानि पहुंचाएंगे डिप्लेक्शन के लिए, एक तो नंबर 1 CFC गैस होती है, सबसे अधिक हानि यही पहुंचाती है CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो किससे निकलती है, जो कूलिंग हमारे डिवाइस होते हैं जैसे रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सबसे अधिक योगदान है ओजोन परत को हानि पहुंचाने में। दूसरा एक CTC होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये दूसरा स्थान है इसका। तीसरा कुछ हेलेंस होते हैं, है ना। हेलेंस क्या होंगे, जैसे अग्निशमन यंत्रों में हम प्रयोग जिनका करते हैं उससे भी गैस निकलती है, हालांकि वो आग बुझाने के लिए लाभकारी भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो हानि पहुंचाती है। एक इसमें HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। नंबर 5 हो जाएगा HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। ये इसका क्रम भी रहेगा, आप जब नोट करेंगे तो सीक्वेंस में इसे नोट कीजिए आप। आगे नंबर 6 पर मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड का छठा स्थान है। और नंबर 7 ट्राइक्लोरोइथेन, ये भी उसको हानि पहुंचाता है। तो हानि पहुंचाने में सबसे अधिक पहले नंबर पर कौन है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो किससे निकलता है, एयर कंडीशन से, रेफ्रिजरेटर से, या फिर जो डीओ वाले ऐसे यंत्र होते हैं, डिवाइस जो स्प्रे वाले होते हैं, डिओडेंट, है ना, जो बॉडी पर डालते हैं, तो ये सब इसको हानि पहुंचाते हैं। ऐसी क्या बात है, ये हानि क्यों पहुंचाते हैं, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं क्लोरीन की मात्रा होती है। क्लोरीन का एक अणु ओजोन के लगभग 1 लाख अणुओं को नष्ट करता है। देखना, क्लोरीन का एक अणु 1 लाख ओजोन अणुओं को नष्ट करता है, ये इसलिए सबसे अधिक उत्तरदायी है। इनमें कहीं ना कहीं क्लोरीन वो होता है एक अणु। दूसरा क्वेश्चन है कि समताप मंडल में, हमने बताया कि ओजोन सबसे अधिक कहाँ पर होगा, या तो होगा उसमें समताप मंडल में या फिर क्षोभ मंडल में, और एक मध्य मंडल में भी होता है। लेकिन समताप मंडल में यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में सबसे अधिक सघनता कब होती है, ये बसंत ऋतु में। तो समताप मंडल में ओजोन की सर्वाधिक मात्रा बसंत ऋतु में पाई जाती है, और सबसे जो कम मात्रा है ये शीत ऋतु में पाई जाती है, यानी कि सर्दी के मौसम में पाई जाती है सबसे कम। आइए इसके जो उपाय हैं कुछ इसमें, जैसे रोकथाम के लिए या ओजोन को नियंत्रित करने के लिए कुछ कदम उठाए गए, कुछ शांति समझौते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसमें 2-3 संधियों के नाम में क्वेश्चन आता है कि ये संधि किससे संबंधित है ना। ओजोन को हानि पहुंचाने वाले जितने भी कारक होंगे उनको कम करने के लिए, स्पेशली CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए। जैसे वियना संधि 1985 में हुई थी। वियना कहाँ पर आएगा, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना। एक देश ऑस्ट्रेलिया है और ये ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया में हुआ था 1985 में। और जो प्रभावी हुआ था ये समझौता 1988 में। इसमें क्या था कि जो ओजोन को हानि पहुंचाने वाले कारक उनका नियंत्रण यानी कि उनका उपयोग कम किया जाएगा। O3 ओजोन डिप्लेक्शन को नियंत्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। दूसरी एक संधि हुई थी मार्टियल में, यानी कि जो ऑस्ट्रिया का एक दूसरा शहर है मार्टियल जो संधि हुई थी 1987 में, और भारत ने जो हिस्सेदारी की थी 1992 में, और 1989 में प्रभावी हुआ था। सन 1989 में यह समझौता है शांति संधि ये प्रभावी हुई, भारत इसमें शामिल हुआ। उद्देश्य क्या था कि जो ओजोन को हानि पहुंचाने वाले जो कारक है उनका उत्सर्जन कम किया जाए, वो डिवाइस कम किए जाएं। फिर इसी का एक अपग्रेड जो संधि हुई थी, यानी कि इसी में संशोधन किया था, किगाली संधि। किगाली रवांडा का एक शहर है, रवांडा की राजधानी किगाली है ना, अफ्रीका का एक देश। कभी इसका कुछ और मीनिंग आप समझे, ठीक है ना वरुण, आ रहे हैं समझे किगाली कभी आप यूज समझे। तो किगाली एक संधि हुई थी रवांडा, ये हुई थी 2016 में। इसमें क्या था कि 2050 तक ग्लोबल वार्मिंग जो भूमंडलीय तापमान बढ़ा है इसमें हमें आधे डिग्री सेंटीग्रेड की कमी करनी है, यानी कि 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान था उसको कम करना है। कब तक का लक्ष्य बना है, 2050 तक का ये लक्ष्य है। इस वर्ष तक हमें अपने ग्लोबल वार्मिंग में कमी करनी है। जो भूमंडलीय तापमान बढ़ता हुआ ही जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जो ओजोन डिप्लेक्शन ये भी जिम्मेदार है। तो इसमें ये कुछ ओजोन परत से संबंधित कुछ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आएगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। अभी इसके बाद में जो वीडियो कुछ स्लाइड में आपको दिखाई जाएगी उसमें इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है कि परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट में जो एजुकेशनल वाले हैं, यहाँ तक कि नेट में भी, और स्टेट लेवल की जो परीक्षाएँ होती हैं SSC के जैसे एग्जाम्स होने वाले हैं, सभी परीक्षाओं में जो पर्यावरण का टॉपिक है ओरिएंटेड बना दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की
दृष्टि से। अब भूगोल से कम क्वेश्चन इससे ज़्यादा आने लगे, पर्यावरण से। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसके साथ साथ नोट्स बनाइएगा। अभी आपको क्वेश्चन दिखाते हैं इसके कि क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे।